हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर हब एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। उसमें हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो मतलब और भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग विद टेस्ट कंस्ट्रक्शन। और ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूजीसी नेट एंड इट्स आई गेस यूनिट नंबर 4। नो सॉरी, इट्स यूनिट नंबर 3। यस। सो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। Let's start with test construction. And if you haven't made notes, please keep a copy and pencil with yourself and do make notes. क्योंकि मैं slow पढ़ाऊंगी, video might be long, but it will cover everything. So not everything, because I guess there will be one more part to this video. I'm not going to cover attitudinal scales in this video क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसमें बाकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आई एम कवरिंग, सो प्लीज डू टेक डाउन नोट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सॉरी, या। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट इन साइकोलॉजी? तो हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ ही रहे हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि टेस्ट का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी में। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। लाइक इट्स स्टैंडर्डाइज्ड। सो इट इज यूज टू मेजर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली एक या एक से ज्यादा एस्पेक्ट of trait by means of a sample of verbal or non-verbal behavior। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम कैसे सर्वे देते हैं या फिर इंटरव्यूज लेते हैं। सर्वेज यूजुअली अगर हम ले रहे हैं तो इट्स मोस्टली लाइक क्वांटिटेटिव हो जाता है। देन अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्वालिटेटिव हो जाता है। तो इट्स बेसिकली लाइक कि क्वांटिटेटिव यूज करें या क्वालिटेटिव मेथड यूज करें, हम बेसिकली एक ट्रेट को मेजर करते हैं। एक ट्रेट के एस्पेक्ट्स को हम मेजर करते हैं, एक या एक से ज्यादा एस्पेक्ट को यूज करके, वर्बल या नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। एनएस और अरबीना के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं दे आर essentially एन ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू कैपलान एंड सकूजो, a psychological test or educational test is a set of items designed to measure characteristic of human beings that pertain to behavior। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशंस हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, then you don't have to take these down. But if you are like in college and you are taking this down for exam, for your end sem exams, then you do need to write down the definition। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट? तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस के बेसिस पे देखें तो दो तरीके के होते हैं। या तो हम इंडिविजुअल लेते हैं टेस्ट को या फिर ग्रुप में लेते हैं। अगर हम स्कोरिंग के बेस पे बोले तो ऑब्जेक्टिव होते हैं या लिमिटेड आंसर टेस्ट होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में यूजुअली क्या होता है कि हम पे कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं, तो लिमिटेड आंसर ही है। तो या तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट, जस्ट जो कि ओरल भी हो सकता है, मतलब वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है। इट्स मोस्टली एसे टाइप, या फिर बस बेसिकली लाइक सेंटेंसेस फॉर्म करना है या एसेज हैं। सो इट्स सब्जेक्टिव। अगर टाइम लिमिट के बेसिस पे करें तो स्पीड टेस्ट होता है, पावर टेस्ट होता है, ठीक है। देन नेचर ऑफ कंटेंट के बेसिस पे करें तो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए हो सकता है, या फिर नॉन लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है। जैसे लाइक कुछ चीजें हमारी फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब करती है ना चेक। तो नॉन लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव, तो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। तो इन सबके लाइक हम पढ़ते तो हैं बैचलर्स में, वी ऑल हैव स्टडीड दीज टेस्ट, अलग अलग टाइप के। तो लेट्स मूव आगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड टेस्ट की? पहला तो ऑब्जेक्टिविटी होती है कि टेस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और पर्सनल बायसेस नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि एडमिनिस्टर किया जाए, स्कोर किया जाए कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज मैनर में। बेसिकली एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करे सारे लोगों के लिए, जिससे कि फेयरनेस और कंपेरेबिलिटी रहे।
देन रिलायबिलिटी विच मीन्स कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट शो करे जब भी सेम इंडिविजुअल्स को अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं रिजल्ट, मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं टेस्ट, तो उनके सेम रिजल्ट्स आए, विच शोज रिलायबिलिटी। देन वैलिडिटी, ये सब हमने वैसे रिसर्च में काफी डिटेल में पढ़ा है, बट अगेन इट्स लाइक अ रिविजन ओनली, तो पढ़ लेता है। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है कि टेस्ट को वो मेजर करना चाहिए व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। अगर वो न्यूरोटिसिज्म क्लेम कर रहा है तो वो न्यूरोटिसिज्म ही मेजर करे, और उसका जो भी कंटेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म बोला है ना, तो न्यूरोटिसिज्म को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देन कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है कि इट शुड एक्यूरेटली मेजर अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू एसेस। ठीक है, वो जो भी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करना चाहता है वो उसी को असेस करना चाहिए। देन क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या होती है कि जो टेस्ट रिजल्ट्स होने चाहिए वो को रिलेट करें एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ विच आर रेलेवेंट टू द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, तो ये हो गई क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। देन नॉर्म्स, टेस्ट के एस्टैब्लिश नॉर्म्स होने चाहिए बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ पॉपुलेशन फॉर विच इट इज इंटेंडेड। Norms provide basis for comparing individuals' performance to that of a relevant peer group. तो हमारे पास यूजुअली नॉर्म्स होता है ना कि इतना है तो अबव एवरेज है, इतना है तो एवरेज है, तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होता है, तो नॉर्म्स होना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी, द टेस्ट शुड बी प्रैक्टिकल टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। So yes, it should be practical. Then steps in test construction. टेस्ट कंस्ट्रक्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले तो हमें टेस्ट को प्लान करना होता है, देन आइटम्स लिखने होते हैं टेस्ट के, देन प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिर रिलायबिलिटी होती है फाइनल टेस्ट की, फिर वैलिडिटी होती है फाइनल टेस्ट की, फिर हम प्रिपेयर करते हैं नॉर्म्स को फाइनल टेस्ट के, एंड प्रिपेयर करते हैं मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फाइनल टेस्ट। तो 7 स्टेप होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, राइटिंग आइटम्स, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनल टेस्ट, वैलिडिटी ऑफ फाइनल टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ फाइनल टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फाइनल टेस्ट। प्लानिंग ऑफ टेस्ट में क्या होता है? पहले आता है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। Clearly articulate specific purpose of the test. Are you aiming to measure intelligence, achievement, personality, or another psychological construct? The purpose guides subsequent decisions in the construction process. Let me just drink water. Then objectives. Objectives clearly define objectives of test, like clearly define objectives of the test. What do you intend to achieve by administering this test? Then content definition, specify content or behavior that the test aims to assess. This involves identifying key concepts, skills, or behavior that are essential to the construct being measured. Then relevance to purpose, ensure that the content selected is directly relevant to the purpose of the test. Then format and structure, develop a detailed plan outlining the format and structure of the test, specify the types of items that will be included, if it's multiple choice or essay or practical task, the number of items and the overall organization of the test. ठीक है, तो मतलब इफ यू आर प्लानिंग अ टेस्ट, सपोज इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम इंटेलिजेंस मेजर करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सा इंटेलिजेंस, पूरा इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, कौन सा इंटेलिजेंस हम मेजर कर रहे हैं। कंटेंट डेफिनेशन, मतलब जो भी अगर हम वर्बल कर रहे हैं तो वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है उससे हमें क्लियर रहना चाहिए। रेलिवेंस टू पर्पस, मतलब जो भी कंटेंट सिलेक्टेड है वो पर्पस को मतलब करे, मतलब पर्पस को मीट करे, लाइक इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चंस ही होने चाहिए। और फॉर्मेट और स्ट्रक्चर हमें डिसाइड करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे असेस करने के लिए, लाइक वर्बल इंटेलिजेंस के लिए कैसे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस होंगे, ऐसे टाइप होंगे, कैसे होंगे। देन क्या है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, डिटरमाइन कि कोई टाइम रखना है या नहीं रखना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए।
Then administration logistics, plan logistical details including how test will be administered. इंडिविजुअली करना है, ग्रुप में करना है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जो टेस्ट दे रहे हैं उनकी, या फिर कोई भी स्पेशल एकोमोडेशन, स्कोरिंग सिस्टम डिसाइड करना है हमें, स्कोरिंग कैसे की जाएगी, like how each item will be scored, will whether there will be partial credit and overall method for aggregating scores. Then test materials, identify materials needed for the test administration. This includes any physical materials as well as any technology or equipment required. Then writing down the items. An item is the smallest unit in a test which mostly cannot be broken down into smaller units. लाइक जैसे किसी भी टेस्ट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वो एक आइटम हो गया, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या कंसीडर करने चाहिए हमें आइटम्स जनरेट करते टाइम, कि वो कंटेंट डोमेन से अलाइन करे, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। देन आइटम टाइप्स, मतलब यूजुअली इट्स लाइक मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट आंसर है, ऐसे टाइप है, क्या है। देन कॉग्निटिव लेवल्स, बेसिकली कंसीडर करें कॉग्निटिव लेवल्स व्हेन क्राफ्टिंग आइटम्स, लाइक कौन सी कॉग्निटिव स्किल्स असेस करनी है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, लाइक एनालिसिस है, एप्लीकेशन है, क्या असेस करना है बेसिकली। तो ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए while constructing items, while generating items. Then prerequisites for writers, thorough knowledge and mastery of subject matter, then awareness of the people for whom the test is meant, awareness of the characteristics of good item, large vocabulary, peer reviewed, access to sources such as journal, textbooks, etc. for ideas of items. तो अगर आप इंटेलिजेंस में कर रहे हो तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी थ्योरीज आज तक बनी है या जो भी टेस्ट हैं, तो एक थरो नॉलेज मास्टर कर लो उस टॉपिक को। देन अवेयरनेस होनी चाहिए उन लोगों के बारे में जिसके लिए वो टेस्ट है, लाइक अगर अडोलोसेंस के लिए है तो अडोलोसेंस के ऊपर पूरी रिसर्च होनी चाहिए, लाइक यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट चैलेंजेस दे गो थ्रू, हाउ दे थिंक एंड ऑल दोज थिंग्स, लाइक उनकी उस वक्त कॉग्निटिव कैपेबिलिटी कितनी होती है। देन अवेयरनेस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड आइटम्स, गुड आइटम्स की करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है कैसे है एंड ऑल दोज थिंग्स। वोकैबुलरी लार्ज होनी चाहिए, इट शुड बी रिव्यूड बाय योर पीयर्स। एंड एक्सेस टू सोर्सेज जो कि हमें बेसिकली हेल्प करेंगे कि हम थरली इंफॉर्म्ड रहें चीज़ों को लेके। देन प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि तीसरा पार्ट है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट बोलते हैं। When the items have been written down and modified as per suggestions and criticisms given by experts, the test is said to be ready for its experimental tryout. पर्पस क्या होता है इस एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट का, कि वीकनेसेस फाइंड आउट की जाए या फिर एम्बिगिटीज या इनएडिक्वेसी आइटम्स की, डिटरमाइन किया जाए डिफिकल्टी वैल्यू हर आइटम के लिए, डिटरमाइन किया जाए डिस्क्रिमिनेशन पावर हर आइटम की, डिटरमाइन किया जाए रीजनेबल टाइम लिमिट टेस्ट का, डिटरमाइन किया जाए अप्रोप्रिएट लेंथ टेस्ट की, डिटरमाइन किए जाए इंटर कोरिलेशंस ऑफ टेस्ट सो दैट ओवरलैपिंग कैन बी अवॉइडेड, and identifying any weakness and vagueness in directions or instructions of the test. Then reliability of final test. Reliability indicates extent to which the test produces consistent and dependable results over time and across different administrations. इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या आ गया, इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्रॉनबैक अल्फा वाला आता है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आता है, कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला आता है। क्रॉनबैक अल्फा क्या बोलता है, इट इज कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, it assess how closely related a set of items are as a group. Do note down this line if you are making notes, that it assesses how closely related a set of items are as a group. A higher alpha coefficient suggests greater internal consistency among the items. Then split half reliability, divide the test into two halves and compare scores obtained on each half. Correlation between scores on two half provide an estimate of split half reliability. Coder-Richardson formula, it is specifically used for test with dichotomous items. Example, true-false questions. It assesses the consistency of responses across different items.
Then test, retest, reliability. Administer the test twice. Administer करना चाहिए टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दो बारी. स्कोर्स जो होने चाहिए दो एडमिनिस्ट्रेशंस पे, they must be correlated to determine stability of test over time. Then time interval between two administrations should be carefully considered. Parallel forms reliability, create parallel forms, develop two equivalent forms of test, ensuring that content and difficulty level of items are comparable. Administer both forms to the same group of individuals. Then correlation analysis, correlate the scores obtained on the two forms to determine the degree of consistency between them. A high correlation indicates high parallel forms reliability. Then inter-rater reliability for subjective scoring. If the test involves subjective scoring, such as an essay question, inter-rater reliability should be assessed. This involves having different raters independently score same responses and calculating degree of agreement. Then interpretation of reliability coefficients, magnitude of coefficients. Generally, reliability coefficient range from 0 to 1. A coefficient close to 1 indicates high reliability, while values closer to 0 suggest lower reliability. जो कि हम अवेयर है, ठीक है. अगर 0.1 से 0.5 तक है तो उसको वीक समझा जाता है. 0.6 से 0.9 तक है या फिर 1 तक है तो उसको हम क्या समझते हैं, हाई रिलायबिलिटी. Then contextual considerations interpret reliability coefficients in the context of a specific test and its intended use. What is an acceptable level of reliability may vary depending on the purpose and consequences of the test. Then validity of final test. Validity is a critical aspect of test quality and it ensures that the inferences drawn from the test scores are meaningful and accurate. Content validity refers to the extent to which a test adequately and comprehensively samples the content or behavior it is intended to measure. For example, imagine a depression screening questionnaire. Content definition, it should contain depression symptoms like mood changes, change in appetite, sleep disturbances, etc. Content validation, mental health professionals review questionnaire items to ensure they cover full range of symptoms associated with depression. If questionnaire includes items about changes in mood, appetite, sleep, it is deemed to have high content validity. Construct validity assess how well a test measures an underlying psychological construct or trait. Consider a personality test. Construct definition. The construct is a personality trait such as extraversion. Extraversion involves characteristics like sociability, assertiveness, and a tendency to seek stimulation in the company of others. Construct validation. To establish construct validity, researchers might administer the personality test alongside other established measures of extraversion. A high correlation between scores on new tests and scores on established extraversion measures would provide evidence of construct validity. Then concurrent validity, it is a type of criterion related validity that examines extent to which scores on a new test are correlated with scores on a criterion measure that is collected at the same time. In other words, it assesses the ability of a new test to provide results that are consistent with the results of an established measure when administered simultaneously. For example, consider a new anxiety questionnaire. A newly developed anxiety questionnaire is administered to a group of individuals. At the same time, participants also complete an established anxiety scale that is widely accepted as a valid measure of anxiety. Correlational analysis. Researchers calculate correlation between scores on new anxiety questionnaire and scores on established anxiety scale. A high correlation would suggest a strong concurrent validity, indicating new questionnaire is effectively measuring anxiety in line with the established measure. ठीक है, तो कॉन्करेंट वैलिडिटी में बेसिकली दो टेस्ट ले रहे हैं, एक तो जो नया है और एक जो पुराना बहुत एस्टैब्लिश्ड है, बहुत फेमस है. तो जो भी लाइक अगर दोनों पे सेम टाइप का रिजल्ट आ रहा है लाइक दोनों में हाई कोरिलेशन है दोनों टेस्ट के रिजल्ट में, देन इट्स लाइक कॉन्करेंट वैलिडिटी इज हाई. ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में हमने पर्सनालिटी टेस्ट का वो लिया था ना,
कंसीडर किया था। तो इसमें क्या बोल रहे थे कि यार जैसे हम एक्स्ट्रा वर्जन अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें सोशेबिलिटी, असर्टिवनेस, ये सब इंक्लूडेड होता है ना। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसे टेस्ट के साथ जो सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जन मेजर कर रहे हैं, और दोनों में अगर हाई कोरिलेशन है तो इसका मतलब है कि कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी हाई है। ठीक है। बाकी आई गेस ये तो समझ में आ ही गया था कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है। तो now let's move on to predictive validity, which is another form of criterion related validity that assesses ability of a test to predict future performance or behavior. It examines whether scores on a test can accurately predict individuals' performance on a criterion measure at some point in future. जैसे कि जॉब सिलेक्शन टेस्ट, एक कंपनी एडमिनिस्टर कर रही है एक नया टेस्ट जॉब एप्लीकेंट्स को टू असेस उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कुछ कैंडिडेट्स को हायर करने के बाद नए टेस्ट के बेसिस पे कंपनी इवैल्यूएट कर दिया जॉब परफॉर्मेंस 6 महीने बाद। रिसर्चर उसके बाद कोरिलेट करते हैं कि उन्होंने इनिशियल टेस्ट में क्या स्कोर ऑब्टेन किए थे और जॉब परफॉर्मेंस उनका कैसा है, और अगर हाई कोरिलेशन है तो इट वुड इंडिकेट कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हाई है, कि मतलब वो टेस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो दिस इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नाउ सिक्स्थ पार्ट जो है वो है नॉर्म्स। Norms help place an individual's performance in relation to the performance of a relevant group of individuals, often population for which test is intended. Norms refer to statistical summaries of test performance for a specified group. These summaries include measures such as mean, standard deviation, percentile, other statistical indicators. Determine group of individuals known as normative group that will serve as the basis for establishing norms. This group should be representative of the population for which the test is intended. It could be a specific age group, education level, or other relevant characteristic. What are the types of norms included? Age norms, grade norms, percentile norms, standard score norms. Then preparation of manual and reproduction of test. In final stages of test construction, preparation of manual and reproduction of test are integral steps. Preparation of manual involves compiling detailed documentation that comprehensively outlines purpose, development, administration procedures, scoring protocols, and interpretation guidelines for the test. This manual serves as a crucial resource for test users, providing necessary information for standardized and consistent application. Simultaneously, reproduction of test involves ensuring quality and security of test material during duplication process, whether in physical or digital formats. This step includes implementing measures to protect the test's integrity, outlining distribution logistics, and if applicable, offering training resources for individuals administering the test. Regular updates to the manual and test materials, as well as adherence to legal considerations such as copyright and permissions, further contribute to the ethical and responsible use of the test in diverse contexts. Together, these steps enhance transparency, reliability, and validity of the test, facilitating its effective and ethical implementation. इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है तो मैं हिंदी में नहीं रिपीट कर रही, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। देन व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। 5 मेजर यूज क्या है? क्लासिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या प्लान करने के लिए इंटरवेंशन को, सेल्फ नॉलेज के लिए, इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स के लिए, थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ बिहेवियर रिसर्च के लिए। लिमिटेशंस क्या है? प्राइवेसी इन्वेड होती है, लेबल करना पड़ता है, मेजर्स लिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, सब चीजें ये मेजर नहीं कर सकते टेस्ट, एंजाइटी प्रोवोकिंग भी होते हैं ये। देन व्हाट इज आइटम एनालिसिस? तो अब हम पढ़ने वाले हैं आइटम एनालिसिस के बारे में। ये दूसरा टॉपिक हो गया, टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज ओवर। तो लेट्स टेक 2-3 मिनट का ब्रेक, then we will continue with item analysis. Till then you can revise your notes. I will continue इसी वीडियो में, तो please keep watching the video. I'm just taking a break. I'm giving a break too क्योंकि I do need it. I just need to drink some water and like मेरा मुझे शायद पोमोडोरो टेक्निक की आदत हो गई है, मैं 25 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाती, मुझे 5 मिनट का गैप चाहिए होता है। बट ओके, विल कंटिन्यू, 2 मिनट में विल कंटिन्यू।
तब तक रिवाइज कर लो आप पूरा अभी तक का। आई थिंक इनफ टाइम हुआ नहीं होगा. इफ यू वांट टू टेक मोर रेस्ट यू कैन पॉज द वीडियो, बट येस प्लीज डू make sure कि you are completing this video. So let's start. What is item analysis? Item analysis is a technique through which those items which are valid and suited to the purpose are selected and the rest are either eliminated or modified to suit the purpose. Item analysis demonstrates how effectively a given test item functions within the whole test. ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम वो आइटम्स जो कि वैलिड हैं और सूट कर रहे हैं पर्पस को टेस्ट के, उसको उनको सिलेक्ट करते हैं और बाकी को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं. आइटम एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हाउ इफेक्टिवली एक गिवन टेस्ट आइटम फंक्शन करता है पूरे टेस्ट के साथ. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आइटम एनालिसिस के? Index of difficulty for each item. Item analysis indicates which items are difficult, easy, moderately easy, or moderately difficult. Item validity or index of discrimination. Item analysis indicates ability of item to discriminate between inferior and superior or between those who possess the trait and those who don't. Effectiveness of distractors. IA indicates the extent to which distractors or foils are effective in multiple choice items. Often times, item analysis also indicates why a certain item in the test had not functioned effectively and how this can be modified. If you are wondering कि इतना थ्योरी कैसे आएगा, लाइक कैसे पूछेंगे वो, तो ये वो असर्शन रीजनिंग वगैरह में पूछ सकते हैं या फिर दे कैन आस्क दिस कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उस वे में ये आ सकता है. तो रिमेंबर कि इंडेक्स ऑफ डिफिकल्टी, इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, ये तीन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, एक तो डिफिकल्टी वो बताता है कि कितना डिफिकल्ट है एक आइटम. डिस्क्रिमिनेट करता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है इन्फीरियर और सुपीरियर को, या फिर उनके बीच में जो कि पजेस करते हैं ट्रेट एंड दोज हु डोंट. तो इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया. इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स कि एक्सटेंड टू विच कोई कोई भी डिस्ट्रैक्टर्स या फॉइल्स इफेक्टिव हैं मल्टीपल चॉइस आइटम्स में, तो दैट वुड बी इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स. सो यस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देन लेट्स मूव ऑन. पावर टेस्ट item difficulty. A power test is one where examinee is allowed sufficient time for answering all items of the test. जो भी टेस्ट दे रहा है, he or she is allowed टू टेक जितना भी टाइम उनको चाहिए सारे आइटम्स आंसर करने के लिए, वो उतना टाइम ले सकते हैं. और आइटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफिकल्टी वैल्यूज के होते हैं और उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में अरेंज किया जाता है. जो डिफिकल्टी वैल्यू होती है एक आइटम की, उसको डिफाइन किया जाता है एज proportion or percentage of examinees or individual who answer item correctly.
The proportion is known as index of difficulty of an item, and ideal proportion is 40 into 60. The proportion passing an exam is inversely related to difficulty of an item. The higher the proportion or the percentage getting the item right, that is higher the index of difficulty. Easier the item and the lower the proportion getting the item right, that is lower the index of difficulty, the more difficult the item. Okay? I think this is quite easy to understand. Then methods of determining difficulty value or D value. पहला क्या है मेथड ऑफ जजमेंट इन दिस मेथड द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स ठीक है एक्सपर्ट्स का जजमेंट दिया जाता है एक्सपर्ट्स को आइटम्स दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो रैंक करे आइटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में टेस्ट कंस्ट्रक्टर टेक फाइनल डिसीजन कीपिंग इन व्यू कॉमनैलिटी ऑफ रैंक्स असाइंड टू ईच आइटम बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स demerit is कि is like it's not that reliable या फिर objective. Then empirical method जिसमें हम बोलते हैं P is equal to R upon N where P is index of difficulty, R is number of examinees who pass the item and N is total number of examinees. अगर जो P है वो क्लोज है 1 के तो मतलब आइटम बहुत इजी है और अगर 0 के क्लोज है तो आइटम बहुत डिफिकल्ट है. Then implication of difficulty or D values. D value influence shape of total scores as well as their standard deviation. जितना ज़्यादा D वैल्यू होगा मतलब जितने ज़्यादा इजी आइटम होंगे उतना ही स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्मॉल होगा लोअर डी वैल्यू मतलब डिफिकल्ट आइटम्स उसमें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड एस डी जो होगा वो स्मॉल होगा इट इज प्रेफर्ड दैट डी वैल्यूज बी क्लोज टू 0.5 और 50% ठीक है मतलब बीच में आना चाहिए D values influence internal consistency, reliability of the test or the inter-item correlation of the test. Extreme D values जैसे 0.21 या फिर 0.8 या 0.9. Lower item correlation, thus lower internal reliability coefficient. मतलब अगर एक्सट्रीम डी वैल्यूज हैं तो लोअर आइटम इंटर आइटम कोरिलेशन है इसीलिए लोअर इंटरनल रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होगा और अगर डी वैल्यूज 0.5 के क्लोज है इसका मतलब है कि आइटम्स जो की हैं वो अच्छे हैं एंड दे एनहेंस आईसीआर ठीक है आईसी आईसीआर मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी then items having inter-item correlations are expected to correlate with total scores of the test. तो याद रखना लाइक डी वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मिड में आनी चाहिए अनलाइक पी वैल्यू जो कि बोला जाता है कि यूजुअली 1 के पास होनी चाहिए Moving on, power tests, index of discrimination. Index of discrimination or item validity index is that ability of item to discriminate between superiors and inferiors. जो discriminatory power होती है या validity होती है एक item की, it may be defined as the extent to which success and failure on that item indicate the possession of the trait or achievement being measured. ठीक है an item can be positively discriminating मतलब high proportion of correct answers in upper group negatively discriminating मतलब high proportion of correct answers in lower group और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब इक्वल प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स इन बोथ द ग्रुप्स नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेटिंग या नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स को हम ड्रॉप कर देते हैं आइटम एनालिसिस के बाद क्योंकि वो टेस्ट टेस्ट की फंक्शनैलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते ठीक है तो हम बेसिकली कौन से चूज करते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर्स इन अपर ग्रुप ठीक है देन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पहला कौन सा है आइटम टोटल कोरिलेशन दूसरा क्या है फ्लैनेगन्स शॉर्टकट कोरिलेशन मेथड जिसमें क्या आता है कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला 20 आइटम टोटल कोरिलेशन में क्या होता है इट मेजर्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स एंड टोटल स्कोर ऑन द टेस्ट इट इज कैलकुलेटेड बाय कोरिलेटिंग परफॉर्मेंस ऑन ईच आइटम विद द टोटल टेस्ट स्कोर द फॉर्मूला इज टिपिकली द पियर्सन कोरिलेशन coefficient between scores on a particular item and the total test scores
Higher positive correlations indicate that individuals who perform well on a specific item also tend to perform well on the overall test. Items with higher item total correlations are considered more discriminating. Item total score correlation is regarded by most of the experts as the best index of discrimination. Five common measures of correlation, such as product movement correlation, biserial point, tetrachoric phi coefficient, are frequently applied in determining index of discrimination of an item. When multi-point items are employed, the product movement correlation is the most appropriate one. When items are in two alternative responses or somehow reducible to two alternative responses, that is when dichotomous items are employed. Biserial or point biserial is the most preferred statistic. When the total score is also dichotomized as the response items, the tetrachoric और phi coefficients are used. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर जो आइटम्स है वो दो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज के फॉर्म में है, या फिर हम बोल सकते हैं समहाउ दे आर रिड्यूसिबल टू टू ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज, इसका मतलब है व्हेन डाइकोटोमस आइटम्स को अगर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो बाइसीरियल या पॉइंट बाइसीरियल मेथड यूज किया जाता है। और अगर जो टोटल स्कोर है वो भी डाइकोटोमाइज्ड है रिस्पॉन्स आइटम्स की तरह, तो टेट्राकोरिक या फिर फाइव कोफिशिएंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, मेनली फाइव कॉमन मेजर्स होते हैं कोरिलेशन के। कौन कौन से? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल, टेट्राकोरिक एंड फाइव कोफिशिएंट। ठीक है, मल्टी पॉइंट आइटम्स अगर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। फिर आते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स और फॉइल्स। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस इज अ प्रोसीजर टू एग्जामिन डिस्ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस। Any distractor to be called a good distractor must be answered by more examinees of the lower group. However, if a distractor is answered by more examinees of the higher group than the examinees lower group, the distractor is regarded to be of poor form, and test constructor should rewrite or modify distractor to make it more attractive to the examinees of the lower group. Distractor analysis is relevant because any suitable or poor distractor tends to lower the difficulty value of an item and therefore must be carefully dealt with. And that was it for the video. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। दूसरे पार्ट में मैं एटीट्यूडनल स्केल्स पढ़ाऊंगी। Um, but you do need to revise this because I don't think ये कॉलेजेस में उतना फोकस किया जाता है। बट किया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया गया है तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो completely. Ask any doubts if you have any in the comment section. एंड प्लीज कर दो यार सब्सक्राइब चैनल को। लाइक बहुत सारे व्यूअर्स हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मोटिवेट्स मी। सो यस, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी फील्ड से हैं। एंड ऑल्सो इफ यू नीड पेपर वन का मटेरियल, you will have to comment down in the comment section that you do want that. अगर मुझे enough request आएगी तो I'll make videos for that too. I'll make one other drive link जहाँ पे मैं पेपर वन के लिए content upload कर दूंगी। And please do subscribe to the channel. Please do give positive, not positive, I just want feedback, to be honest, so you can give me your feedback. I am always looking for improvisation, so just provide your feedback in the comment section. I'll definitely improve upon things which I should. So yes, your review matters a lot. Please do comment, do share your feedback in the comments. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं एक्सप्लेन ही करती रहूंगी। सो यस, इवन आई विल मेक अ वीडियो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है या फिर इट रिक्वायर्स अ बिगर एक्सप्लेनेशन, तो आई कैन इवन मेक अ वीडियो ऑन दैट।
suggestions or anything, everything is most welcomed. And um I don't know, I guess like if you are not motivated enough or या फिर like आप थोड़ा लो फील कर रहे हो या फिर एंग्शियस हो दिस इस एग्जाम को लेके यूजीसी नेट के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू स्टिल हैव टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी वो ये बोलते हैं कि सिर्फ पास्ट ईयर पेपर करने से भी बहुत ज़्यादा यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर, which is true. That's why I'm focusing so much on past year ke questions. So please don't worry that much. It's not that tough. And if you are preparing on daily basis, especially if you are solving questions, be sure कि PhD तो निकलेगा ही निकलेगा, 90 से तो ऊपर परसेंटाइल आ ही जाएगा. But if you are aiming for assistant professor and for JRF, you definitely need to work a little bit harder. And that doesn't mean कि you can't do it. It just basically means कि 1 घंटा extra देना पड़ेगा, and you can definitely do that. And even if you can't, I guess sometimes we have to make sacrifices. फिर चाहे हम sleep को थोड़ा sacrifice करें या जो भी करें, but I think we all are able to do that. We know कि कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ता है कुछ achieve करने के लिए. So I'm really not good at motivating others, but all I can say is कि ये उतना tough exam नहीं है. If you have this fear of entrances, it's really not that tough. Usually mostly लोग जो होते हैं इस टाइम पे वो अपने मास्टर्स कर रहे होते हैं या मास्टर्स कर चुके होते हैं, तो दे आर वर्किंग, तो दे ऑल्सो गेट लेस टाइम ओनली. तो अगर आप स्टूडेंट हो तो दिस इज लाइक एन एडवांटेज, बिकॉज आप अभी टच में हो पढ़ाई के. एंड इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, you are a professional, so you do possess a lot of knowledge. That's why you have psychologist as prefix. So yeah, I mean it's not that tough with just 2-3 hours of hard work or smart work. You can definitely crack this exam. And yes, that's it. मैंने आज बहुत ज़्यादा बोल लिया, तो I'll just leave you all here, and I'll see you all in the next video. And thank you so much for watching the video.